नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल की 3 गुनी है। यदि संख्या में 45 जोड़ दे तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या के अंकों का योगफल होगा। हमें क्या निकालना, संख्या के अंकों का योगफल निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, अंकों का योगफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले संख्या निकालना होगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल की 3 गुनी है। तो देखिए हमने मान लिया कि संख्या के इकाई के स्थान पे 1 से और दहाई के स्थान पे y है। हमने मान लिया कि संख्या के इकाई के स्थान पे 1 से और दहाई के स्थान पे y है। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हमारी हो जाएगी 10y प्लस x। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंकों के योगफल के 3 गुना के बराबर जो है संख्या है, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो है x प्लस वाई के 3 गुने के बराबर हो जाएगा। ये जो है x प्लस वाई के 3 गुने के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 10y प्लस x इक्वल टू, हम इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस 3y। अब देखिए इस x को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 3x में से x माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और इस 3y को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 10y में से अगर हम 3y माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7y इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं y बटा x इक्वल टू 2/7 लिख सकते हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि y इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू क्या है 7 है, यानी यहाँ से संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से संख्या हो जाएगी 27। यहाँ से संख्या क्या हो जाएगी 27। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि यदि संख्या में 45 जोड़ दे तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो देखिए हम इसे चेक करेंगे कि अगर हमारी संख्या 27 होगी, संख्या हमारी 27 होगी तो 27 में अगर हम 45 ऐड करेंगे, 27 में अगर हम 45 ऐड करेंगे तो अंकों का स्थान बदल जाएगा, यानी संख्या क्या हो जाना चाहिए, संख्या हो जाना चाहिए 72। तो देखिए हम यहाँ 27 में अगर 45 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, यानी यहाँ से हमें पता चल गया कि संख्या हमारी क्या होगी 27 होगी। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, संख्या के अंकों का योगफल पूछ रहे हैं, यानी हमसे पूछ रहे हैं 2 + 7। तो देखिए 2 + 7 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी अंकों का योगफल कितना निकल के आ गया 9 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 5 अंकों वाली वो लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए हम किससे भाग दे रहे हैं, हम भाग दे रहे हैं 12 से, 18 से और 21 से भाग दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, हम सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले सबसे बड़े नंबर का फैक्टर करते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा क्या है 21 है, तो हम 21 का फैक्टर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 × 7 हो जाएगा। उसके बाद हम 18 का फैक्टर करेंगे तो 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 × 3 × 3, 1 3 है, हमें जो है 1 3 लेना होगा और 1 2 लेना होगा। उसके बाद हम 12 का फैक्टर करेंगे तो 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 है 2 है, हमें जो है 1 2 और लेना होगा। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो एलसीएम निकल के आ जाएगा, हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 21, 21 में 3 से गुना करेंगे 63, 63 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 63 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 252। एलसीएम क्या निकल के आ गया 252 निकल के आ गया। तो देखिए 5 अंकों की लघुत्तम संख्या जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाज्य होगी वह इनके एलसीएम से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेंगे और उसमें इनके एलसीएम से भाग देंगे। तो देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 10,000, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 10,000। 10,000 में हम भाग देंगे 252 से, 10,000 में हम भाग देंगे 252 से। अब देखिए 252 से हम इसे 3 बार में काट सकते हैं। 252 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6, ये हमारा हो जाएगा 15, हाथ में क्या हो जाएगा 1, 6 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ माइनस करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 4, ये हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए हम ऊपर से एक 0 लेके आएंगे, अब हम इसे 9 बार में काट सकते हैं। देखिए हम इसमें 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा
18, हाथ में 1, ये हमारा हो जाएगा 45, 1 46, हाथ में 4, ये हमारा हो जाएगा 18 और 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ अगर माइनस करेंगे, हम यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 2, ये हमारा कितना हो जाएगा 13 में से 6 माइनस जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये हमारा हो गया 3, 3 में से 2 जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा। यानी यहाँ से हमारा शेष क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा शेष निकल के आ गया 172। तो देखिए अगर हम 172 को 10,000 में से माइनस कर देंगे तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगा जो इनके एलसीएम से विभाजित होगा। लेकिन अगर हम 10,000 में से माइनस करेंगे 172 तो जो हमारी संख्या निकल के आएगी वो हमारी निकल के आ जाएगी 4 अंकों की संख्या, लेकिन हमसे पूछ के रहे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम जो है 252 और 172 का अंतर लेंगे, 252 और 172 का अंतर लेंगे और उस अंतर को हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी 10,000 में ऐड कर देंगे और वहां से जो हमें संख्या प्राप्त होगी वही 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। तो देखिए अगर हम इनका अंतर लेंगे तो इनका अंतर कितना निकल के आ जाएगा, इनका अंतर निकल के आ जाएगा 80, इनका अंतर कितना निकल के आ जाएगा 80। अब देखिए हम इस अंतर को ऐड कर देंगे 10,000 में, हम इस अंतर को ऐड कर देंगे 10,000 में, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 10,080। अब देखिए 10,080 वह सबसे छोटी संख्या होगी 5 अंकों की जो इन सभी से पूरी तरीके से विभाजित होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10,080 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। छठी संख्या है, हमें क्या निकालना है, छठी संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 9 संख्या का हमें औसत कितना दिया है, 50 दिया हुआ है। पहली 5 संख्या का हमें औसत कितना दिया है, पहली 5 संख्या का हमें औसत दिया है 54। अंतिम 3 संख्या का हमें औसत कितना दिया है, अंतिम 3 संख्या का हमें औसत दिया है 52। अब देखिए पूरे 9 संख्या का औसत कितना दिया है, 50 दिया है। जब हम पहली 5 संख्या का औसत निकाल रहे हैं तो औसत कितना निकल के आ रहा है, 54 निकल के आ रहा है। यानी ये जो है कितना ज़्यादा निकल के आ रहा है, 50 से 4 ज़्यादा निकल के आ रहे हैं और यहाँ संख्या कितनी है, 5 है। यानी हम +4 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। अब देखिए जब हम अंतिम 3 संख्या का औसत निकाल रहे हैं तो औसत कितना निकल के आ रहा है, 52 निकल के आ रहा है। यानी 50 से ये कितना ज़्यादा है, 50 से ये 2 ज़्यादा है और यहाँ संख्या कितनी है, 3 है। अब देखिए हम +2 में अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 26। अब देखिए पहली 5 संख्या और अंतिम 3 संख्या मिलके जो है 26 एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं 50 औसत से, 26 जो है एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं। तो देखिए छठी संख्या को औसत 50 रखने के लिए 26 जो है कम लेके आना होगा। यानी छठी संख्या को कितना लेके आना होगा, 50 माइनस का 26, ये हमारा कितना हो जाएगा, 24। यानी यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि छठी संख्या कितनी होगी, 24 होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 24 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 700 रुपये को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी की राशि का अनुपात 2:3 है तथा बी और सी की राशि का अनुपात 4:5 है। ए बी सी के क्रम में प्रत्येक को प्राप्त राशि में ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्वेश्चन में ए और बी का रेशियो क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 2:3 और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में बी और सी का रेशियो दिया है। बी और सी का रेशियो क्या दिया, 4:5 दिया है। तो देखिए हमने मान लिया कि उस राशि में से ए को अगर 2 यूनिट मिल रहा है तो बी को कितना मिल रहा है, 3 यूनिट। अब देखिए यहाँ जो है बी को अगर 4 यूनिट मिल रहा है तो सी को कितना मिल रहा है, 5 यूनिट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी के राशि को बराबर करेंगे। तो देखिए हम इस 3 और 4 को बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर इस 3 में हम 4 से गुना कर ले और इस 4 में हम 3 से गुना कर ले तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ 4 से गुना करेंगे तो हमें इस पूरे रेशियो में 4 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 3 से गुना करेंगे तो हमें इस पूरे रेशियो में 3 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हम इसमें अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हम इसमें अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा, 15। अब देखिए हम यहाँ से A/B/C निकाल सकते हैं। अब देखिए A 8 यूनिट है तो B कितना है, 12 यूनिट। B 12 यूनिट है तो C कितना है, 15 यूनिट। यानी यहाँ से हमारा तीनों का रेशियो क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा तीनों का रेशियो निकल के आ गया 8:12:15। तो देखिए उस राशि में से अगर A को 8 यूनिट मिल रहा होगा तो B को कितना मिल रहा होगा, 12 यूनिट और C को कितना मिल रहा होगा, 15 यूनिट। यानी यहाँ से टोटल राशि कितना हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 35 यूनिट। यहाँ से हमारा टोटल राशि हो गया 35 यूनिट और हमें क्वेश्चन में टोटल राशि कितना दिया, 700 रुपया।
यानी इस 35 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 700 रुपया दिया हुआ है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया, तो हमसे पूछ के रहा है तीनों का राशि। तो देखिए रेशियो क्या है, A/B/C का रेशियो क्या है, 8/12/15 है। तो देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 20 रुपया है, तो 8 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 160 रुपया हो जाएगा। 12 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 240 रुपया। और 15 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 300 रुपया। यानी यहाँ से तीनों का राशि क्या निकल के आएगा कि उस राशि में से A को 160 रुपया मिलेगा, तो B को कितना मिलेगा 240 रुपया, और C को कितना मिल जाएगा 300 रुपया मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 7 वर्ष पूर्व A तथा B की आयु 4:5 के अनुपात में थी तथा 7 वर्ष के बाद वे 5:6 के अनुपात में होंगे। B की वर्तमान आयु है, हमें क्या निकालना है, B की वर्तमान आयु निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में A और B की 7 वर्ष पहले के आयु का रेशियो दिया है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 7 वर्ष पहले का हमें रेशियो दिया है। 7 वर्ष पहले का हमें रेशियो क्या दिया है, 4:5 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 7 वर्ष बाद का हमें रेशियो दिया है। 7 वर्ष बाद का हमें रेशियो क्या दिया, 7 वर्ष बाद का हमें रेशियो दिया 5:6 दिया है। तो हम सबसे पहले आयु के बीच का हम अंतर चेक करेंगे। अब देखिए हमने मान लिया कि 7 वर्ष पहले A की आयु 4 यूनिट थी, तो B की आयु कितना होगी 5 यूनिट, यानी यहाँ अंतर कितना हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए 7 वर्ष बाद A की आयु अगर 5 यूनिट हो जा रही है, तो B की आयु कितना हो जा रही है 6 यूनिट, यानी यहाँ अंतर कितना हो जाएगा 1 यूनिट। अब देखिए दो लोगों के बीच आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है, और यहाँ से भी हमारा अंतर क्या निकल के आ रहा है, बराबर निकल के आ रहा है। अगर अंतर हमारा बराबर निकल के नहीं आता तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अंतर को बराबर करते हैं। अब देखिए हम अंतर बराबर करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले अंतर से हम ऊपर वाले रेशियो में गुना करते हैं, और ऊपर वाले अंतर से हम नीचे वाले रेशियो में गुना करते हैं, तब जाके हमारा अंतर बराबर निकल के आ जाता है। लेकिन यहाँ हमारा अंतर बराबर निकल के आ रहा है। अब देखिए 7 वर्ष पहले A की आयु अगर 4 यूनिट है, तो 7 वर्ष बाद कितना हो जा रही है 5 यूनिट, यानी A की आयु में कितना का वृद्धि हो गया, 1 यूनिट का वृद्धि हो गया। अब देखिए 7 वर्ष पहले B की आयु अगर 5 यूनिट है, तो 7 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है 6 यूनिट, यानी B की आयु में कितने का वृद्धि हो रहा है, 1 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। और हम यहाँ वर्ष में कितने का वृद्धि करें, हम यहाँ वर्ष में कितने का वृद्धि करें, ये हमारे क्या है 7 वर्ष पहले, और ये क्या है 7 वर्ष बाद, यानी हम यहाँ वर्ष में 14 वर्ष का वृद्धि कर रहे हैं। हम यहाँ वर्ष में 14 वर्ष का वृद्धि करें, यानी यहाँ से हमें क्या पता चल गया, इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें पता चल गया 14 वर्ष, इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें पता चल गया 14 वर्ष। तो देखिए हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे B की वर्तमान आयु। तो देखिए हम यहाँ से B की 7 वर्ष पहले या 7 वर्ष बाद आयु निकाल के हम वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से B के 7 वर्ष पहले की आयु निकाल लेते हैं। तो देखिए B का 7 वर्ष पहले आयु क्या है 5 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 1 यूनिट का वैल्यू है 14 वर्ष, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 70 वर्ष। अब देखिए 7 वर्ष पहले B की आयु 70 वर्ष थी, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, वर्तमान में कितना हो जाएगा, 7 वर्ष हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 77 वर्ष। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 77 वर्ष निकल के आ गया, यानी वर्तमान में B की आयु कितना होगा 77 वर्ष होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40% और दूसरे को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। अब देखिए कुल मतों का संख्या अपने आप में क्या होगा 100% होगा, कुल मतों का संख्या अपने आप में क्या होगा 100% होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि पहले प्रत्याशी को 40% मिल रहा है, दूसरे को 36% मिल रहा है, दूसरे को 36% मिल रहा है, तीसरे को क्या मिल जाएगा, शेष जो है मिल जाएगा। अब देखिए कुल क्या है 100% है, जिसमें से पहले को 40% मिल गया, दूसरे को 36%, यानी ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 76%, यानी शेष जो है तीसरे को मिलेगा। तो हम 100 में से अगर 76% माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 24%। हमें जो है इस 24% का वैल्यू निकालना है। अब देखिए हम इस 24% का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में कुल मतों का संख्या दिया हुआ है, यानी हमें क्वेश्चन में 100% का वैल्यू दिया हुआ है। 100% का वैल्यू कितना दिया 36,000, 100% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 36,000 दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से 100% का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा 360। अब देखिए हमें 1% का वैल्यू पता चल गया, तो हम यहाँ से 24% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 24% का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम इसमें अगर 24 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0। 24 में अगर हम 6 से गुना करेंगे, 24 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 144 के 4 हाथ में 14,
24 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 72। 72 में अगर हम 14 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 86। यानी यहाँ से क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया 8640। यानी तीसरे प्रत्याशी को कितना वोट मिलेगा, 8640 मिलेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 8640 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है कि स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि 25% लड़कों और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो स्कूल में जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उनका प्रतिशत क्या है। हमें क्या निकालना है, जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उनका प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में लड़का और लड़की की संख्या का हमें रेशियो क्या दिया है। हमें क्वेश्चन में लड़का और लड़की के संख्या का हमें रेशियो क्या दिया, हमें रेशियो दिया 2:3। तो हम सबसे पहले इस रेशियो में 100 से गुना कर लेते हैं। अब देखिए हम इस रेशियो में 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 300। अब देखिए हमने मान लिया कि उस स्कूल में लड़कों का संख्या 200 है तो लड़कियों की संख्या कितना है 300। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया कि 25% लड़के को छात्रवृत्ति मिल रहा है, यानी 75% को नहीं मिल रहा होगा, यानी इसके 75% को जो है छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। यानी 200 का अगर हम 75% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 150। अब देखिए मैं क्वेश्चन में लड़की के बारे में क्या दिया कि 30% लड़की को जो है छात्रवृत्ति मिल रहा है, यानी 70% को नहीं मिल रहा होगा, यानी 300 के 70% को नहीं मिल रहा होगा। तो देखिए 300 का अगर 70% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 210। अब देखिए हम यहाँ से कुल जो है छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करने वाले छात्रों का संख्या निकाल सकते हैं। अब देखिए 150 लड़के हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है और 210 लड़कियां हैं, यानी यहाँ से टोटल संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल संख्या हो जाएगा 360। अब देखिए 360 को जो है छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, कुल कितने में से 200 प्लस 300 यानी 500 में से 360 को जो है छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये 5 से कितने बार में चला जाएगा, ये 5 से 72 बार में चला जाएगा। यानी यहाँ से हमारा प्रतिशत क्या निकल के आएगा 72%। यानी कुल जो है 72% छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 72% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक मकान की लागत 2005 में 1 लाख रुपया थी। 3 वर्ष बाद मकान मालिक ने उसे भुगतान राशि से 25% अधिक पर बेचा, परंतु उसे लाभ का 50% कर देना है। उसे कितनी कर राशि देनी होगी। हमें क्या निकालना है, कर राशि निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में मकान का लागत मूल्य क्या दिया है, 1 लाख रुपया दिया है और हमें क्वेश्चन में दे रहा है कि 3 वर्ष बाद मकान मालिक जो है 25% अधिक पर बेच रहा है। तो देखिए 25% अधिक पर बेचेगा तो उसे लाभ कितना होगा, x का 25% उसे लाभ होगा, x का 25% उसे लाभ होगा। अब देखिए इस लाभ का उसे 50% जो है कर देना है, यानी इसका 50% वह कर दे रहा है। तो देखिए हम यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कर राशि निकल के आ जाएगा। अब देखिए 25 से 100 कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 50 से 100 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा x/8 लाख। कर राशि क्या निकल के आ गया, x/8 लाख रुपए निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, x/8 लाख निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने 1285 रुपए की निवल छूट मिलने पर साड़ी 7710 रुपए में खरीदी। साड़ी दुकानदार ने साड़ी पर कितने प्रतिशत छूट दी। हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया हुआ है। हमें डिस्काउंट कितना दिया, 1285 रुपए का। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में साड़ी का सीपी दिया है। हमें सीपी कितना दिया है, 7710 रुपये दिया है। तो देखिए हमें डिस्काउंट दिया हुआ है और सीपी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से साड़ी का एमपी निकाल सकते हैं, यानी अंकित मूल्य निकाल सकते हैं। अब देखिए अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अगर हम सीपी में डिस्काउंट ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा। तो देखिए 7710 में अगर हम 1285 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8995 रुपया। अब देखिए हमें एमपी पता चल गया, हमें जो है एमपी पता चल गया और हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया हुआ है, तो हम यहाँ से डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं। अब देखिए 1285 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, कितने पर, 8995 रुपये पर। गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा डिस्काउंट परसेंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए 1285 से 8995 कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 7 बार में, यानी यहाँ से डिस्काउंट परसेंट क्या निकल के आ जाएगा, 100/7%। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। यहाँ से हमारा डिस्काउंट परसेंट क्या निकल के आ गया, 14 सही 2/7% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 7,300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक का साधारण ब्याज कितना होगा। हमें क्या निकालना, साधारण ब्याज निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल कितना दिया है 7,300 रुपया, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 5% वार्षिक, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, टाइम दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टाइम कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987, और दोनों दिन जो है सम्मिलित है, यानी 11 मई भी सम्मिलित है और 10 सितंबर भी सम्मिलित है। तो देखिए 11 मई से 10 सितंबर तक दोनों दिन को सम्मिलित करते हुए टोटल कितना दिन हो जाएगा, टोटल जो है 123 दिन हो जाएगा। टोटल दिन कितना हो जाएगा, 123 दिन हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे साधारण ब्याज, यानी हमसे पूछ रहे एसआई। तो देखिए एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई का फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T बटा क्या होता है 100 होता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया, हमें प्रिंसिपल दिया 7,300 रुपया। हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 5% वार्षिक, और यहाँ हमारा टाइम कितना निकल के आ गया, टाइम निकल के आ गया 123 दिन। तो हम इसे वर्ष में चेंज कर लेते हैं। वर्ष में चेंज करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 365 से भाग देंगे, यानी यहाँ से हमारा टाइम कितना हो जाएगा 123 बटा 365 वर्ष गुने हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए 73 से अगर हम 365 को काटेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा 5 बार में, 5 से हमारा 5 कट जाएगा। यहाँ से हमारा एसआई क्या निकल के आ जाएगा, एसआई निकल के आ जाएगा 123 रुपया। एसआई हमारा क्या निकल के आ जाएगा 123 रुपये निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 123 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।